जुर्म की दुनिया में सीरियल किलिंग और रेप की बहुत ही संगीन और सनसनीखेज घटनाएं दर्ज हैं, जिन्हें लोग याद करके आज भी सहम जाते हैं। ये सीरियल किलर ऐसे अपराधी होते हैं जिन्हें खून करने का चस्का लग जाता है। यही वजह है कि वे बार बार खौफनाक घटनाओं को अंजाम देकर कानून के लिए चुनौती बन जाते हैं और अपनी करतूतों से बाज नहीं आते। आज बात ऐसे ही एक खौफनाक सीरियल किलर की, जिस पर एक के बाद एक करीब 40 महिलाओं को अपना शिकार बनाने का इल्जाम है। जितना वो सीरियल किलर कुख्यात था, उससे ज्यादा चर्चा में उसकी मौत आ गई थी। पहले से जो बदनाम है, आज उसका काम कर। बुरा है बुरे का बुरा अंजाम कर। तेरी है जिंदगी, तेरे ही नाम कर। चल चक्का जाम कर, चल खुले आम कर। है रूह पे जो घाव, उस घाव से कर बात। लिख नया महाभारत। करीब 40-50 लोगों का मॉब था और डेडली वेपन्स लेकर के उसको अटैक करके ऑन द स्पॉट उसको मर्डर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राजेश गढ़वाल। दहशत में आज एक ऐसे ही हैवान की कहानी लेकर आया हूं जो एक सच्ची घटना है, जिसने 2004 में देश को हिलाकर रख दिया था। महिलाओं के एक समूह ने एक सीरियल रेपिस्ट की हत्या कर दी, जिसे महिला या लड़की दिखाई देती उठाकर अपने अड्डे पर लेकर जाता था और मन भरने तक उसके खिलाफ हैवानियत करता था, जिसके शिकार 10 साल की नाबालिग बच्चों से लेकर 70 साल की बुजुर्ग महिलाएं थी। एक बार मन भर जाने के बाद वो उस महिला को बहुत ही खौफनाक मौत देता था। अक्कू यादव 90 के दशक में पूरे कस्तूरबा नक्सलम इलाके में आतंक का दूसरा नाम बन चुका था। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक पहली बार उसका नाम साल 1991 में सामने आया था, जब उसके खिलाफ गैंग रेप में शामिल होने का इल्जाम लगे थे। इसी मामले ने उसे कुख्यात बनाया। इसके बाद उसने पलटकर पीछे नहीं देखा और जुल्म की दुनिया में आगे बढ़ता ही चला गया। भरत कालीचरण को ही अक्कू यादव के नाम से जाना जाता था। उसका जन्म 1971 के आसपास ही महाराष्ट्र के नागपुर के एक बाहरी इलाके में हुआ था। इस इलाके को कस्तूरबा नगर झुग्गी के नाम से लोग जानते थे। भरत कालीचरण को ही अक्कू यादव के नाम से जाना जाता था। उसका जन्म 1971 के आसपास ही महाराष्ट्र के नागपुर के एक बाहरी इलाके में हुआ था। उस इलाके को कस्तूरबा नगर झुग्गी के नाम से लोग जानते थे। भरत कालीचरण उर्फ अक्कू यादव के 2 भाई थे। एक का नाम था संतोष और दूसरे का युवराज। उसका परिवार वही रहकर छोटा मोटा धंधा करता था, ऐसा धंधा जिसका ताल्लुक जुर्म की दुनिया से था। उस झुग्गी बस्ती में 2 गिरोह सक्रिय थे, जिसमें से एक गैंग के साथ अक्कू यादव काम करता था। ये दोनों गैंग ही कस्तूरबा नगर झुग्गी बस्ती पर राज करने के लिए आपस में लड़ते थे। अक्कू यादव की मौत से पहले तक उसके खिलाफ 2 दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज हुए और वो 14 बार गिरफ्तार किया गया। उसके खिलाफ रेप, हत्या, डकैती, जबरन वसूली, घर पर हमले की धमकी जैसे संगीन मामले दर्ज किए गए थे। 1999 के आखिर में अक्कू यादव को महाराष्ट्र निरोध कानून के तहत 1 साल के लिए हिरासत में लिया गया था। इसी तरह से उसे द महाराष्ट्र प्रिवेंशन ऑफ डेंजरस एक्टिविटीज ऑफ स्लम डाइज रूट लेंगर ड्रग्स ऑफेंस एंड डेंजरस पर्सन एक्ट 1981 के तहत भी नामजद किया गया था। गैंगरेप के मामले में नामजद होने के बाद
अक्कू यादव कुख्यात हो गया। उसके बाद उसका गैंग स्लम इलाके में चलने वाले धंधों की एवज में रंगदारी वसूल करने लगा था। यही नहीं, वो अवैध कब्जे और हमलों में भी शामिल होने लगा था। जब कोई उसका विरोध करता था या उसके खिलाफ पुलिस के पास जाने की कोशिश करता था तो वो उसे शख्स को धमकी देने या उसके घर में घुसकर हमला करने से भी गुरेज नहीं करता था। ऐसा करने वालों को उसने अपना निशाना बनाया। वो लोगों का अपहरण करता था और उन्हें बंधक बनाकर प्रताड़ित करता था। भरत कालीचरण उर्फ अक्कू यादव इतना शातिर था कि उसने पुलिस वालों के साथ मिलकर भी अपराध किए। वो पुलिस वालों को खूब खिलाता था, उन पर पैसा खर्च करता था, उन्हें रिश्वत के तौर पर मोटी रकम दिया करता था। इस वजह से वो बेखौफ होकर अपने इलाके में जुल्म किया करता था। कई मामले तो ऐसे भी थे जिनमें पुलिस वाले उसके खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय उसका साथ दिया करते थे। उसके गैंग के गुर्गे लोगों में खौफ पैदा करने के लिए उसकी सच्ची झूठी कहानियां इलाके में फैलाया करते थे। उसकी करतूतों का बखान करते थे ताकि कोई भी उसके खिलाफ खड़ा होने का साहस न जुटा पाए। अक्कू यादव जब जुर्म की दुनिया में नाम कमा रहा था तभी उसके सिर पर हवस का ऐसा जुनून सवार हुआ कि वो अपराधी से एक वहशी दरिंदा बन बैठा। औरत उसकी कमजोरी बन गई। इसी कमजोरी ने उसे सीरियल रैपिस्ट के साथ सीरियल किलर बना डाला। उसका शिकार बनने वाली महिलाओं में 10 साल की बच्ची से लेकर एक बुजुर्ग महिला तक शामिल थी। उसके बारे में हवालियत की बहुत कहानियां प्रचलित हैं जो लोगों को दहशत से भर देती है। दरअसल जब भी इलाके से निकलता था तो महिलाएं घरों में छिप जाती थी और अपने बच्चों को भी छिपा लेती थी। उसकी आदत थी कि अगर उसे कोई महिला या लड़की पसंद आ जाए तो वो उसे घर हर हाल में अपना शिकार बनाने की कवायद में जुट जाता था, प्यार से या जबरदस्ती से। एक बार अगर कोई महिला उसके चंगुल में फंस जाती थी, पहले तो वह बेरहमी से उसकी इज्जत लूटता था और फिर हवस मिट जाने के बाद उसका कत्ल करता था। वह अपने शिकार को तड़पा तड़पा कर मारता था। उसे ना जाने क्या हो जाता था कि वो तेज धार चाकू या उसके जैसे किसी हथियार से अपने शिकार के जिस्म को गोद कर छलनी कर देता था। वो तब तक अपने शिकार पर वार करता था जब तक उसका जिस्म ठंडा ना पड़ जाए। जहां वो वारदात को अंजाम दिया करता था वह हर तरफ बिखरा खून मुर्दा जिस्म उसकी दरिंदगी की गवाही देते थे। अक्कू यादव ने इतनी महिलाओं के साथ रेप किया था कि कस्तूरबा नगर झुग्गी बस्ती के हर दूसरे घर में एक रेप पीड़िता थी। लोग उसे कस्तूरबा नगर का गब्बर सिंह भी कहते थे। कभी वो किसी की मोटरसाइकिल छीन लेता था तो वो कभी किसी का मोबाइल फोन। अक्कू यादव ने वहां रहने वाली अंजना बाई बोरकर की बेटी आशा बाई का उसकी 16 वर्षीय पोती के सामने रेप के बाद कत्ल कर दिया था। अक्कू ने उसकी बालियों के लिए, उसके कान और अंगूठियों के लिए उसकी उंगलियों को काट दिया था। वो लोगों का कत्ल करता था और लाश को रेल की पटरियों पर फेंक देता था। एक पीड़िता ने पुलिस को बताया था कि एक दिन सुबह करीब 4 बजे भारत कालीचरण अक्कू यादव उसके घर में घुस आया था। उसने उसके दरवाजे पर दस्तक दी। जब अंदर से पूछा गया कि कौन है तो उसने जवाब दिया कि वह एक पुलिस वाला है। जैसे ही महिला के पति ने दरवाजा खोला, अक्कू ने उस पर धावा बोल दिया। यादव ने अंदर घुसते ही महिला के पति पर चाकू से वार कर दिया। उसके चाकू उसकी पति की जांघ में लगी और खून की धारा बह निकली। फिर अक्कू ने उसे बाथरूम में बंद कर दिया और उसकी पत्नी को बालों से खींचकर अपने साथ एक सुनसान जगह ले गया, जहां उसने महिला को बंधक बनाकर उसके साथ बलात्कार किया।
कुछ घंटों बाद उसने महिला को रिहा कर दिया। अक्कू यादव हैवानियत की किस्से। अक्कू यादव ने एक बार शादी के तुरंत बाद एक महिला को अगवा कर लिया था और उसके साथ बलात्कार किया था। उसने एक आदमी को सबके सामने नंगा करके उसे सिगरेट से जलाया था। उस वहशी दरिंदे ने आशो भगत नाम की एक महिला के स्तन काटकर उसे उसकी बेटी और पड़ोसियों के सामने तड़पाया था और फिर सरेआम उसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर उसे दर्दनाक मौत दी। अक्कू यादव और उसके गैंग ने कलमा नाम की एक महिला को उसकी डिलीवरी के महज 10 दिन बाद गैंग रेप का शिकार बनाया था। इसके बाद कलमा ने खुद पर केरोसिन डालकर आत्महत्या कर ली थी। भरत कालीचरण उर्फ अक्कू यादव के एक पड़ोसी अविनाश तिवारी ने गैंगस्टर अक्कू यादव के खिलाफ पुलिस को रिपोर्ट करने की योजना बनाई थी, मगर वो ऐसा नहीं कर सका। इससे पहले अक्कू यादव ने उसकी हत्या कर दी थी। ये घटनाएं तो केवल वानगी भर है। अक्कू यादव ने ना जाने ऐसी कितनी ही वारदातों को अंजाम दिया था। आए दिन अक्कू की करतूतों में इजाफा हो रहा था, जिसकी वजह से पूरे नागपुर में पुलिस जनता के निशाने पर आने लगी थी। लिहाजा पुलिस ने उसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए साल 2004 में उसे जिला बदर कर दिया। अब नागपुर शहर में उसकी एंट्री बैन हो चुकी थी, लेकिन वो फिर भी छिपकर शहर में ही रह रहा था और उसका काम भी जारी था। अक्कू की दबंगई को लेकर इलाके के मर्द भले ही डर से खामोश रहते हों, लेकिन वहां की औरतों के बीच उसके गुनाहों को लेकर गुस्सा बढ़ता। और एक दिन उषा नारायण नाम की महिला ने भरत कालीचरण उर्फ अक्कू यादव और उसके गैंग के खिलाफ आवाज उठाई। उस महिला ने इलाके के लोगों को अक्कू गैंग के खिलाफ जागरूक करने की कोशिश की, जिसका असर भी हुआ। लोग उषा नारायण की बातों से प्रभावित हुए और अपने दिल से डर निकालकर उन सब ने गैंगस्टर अक्कू यादव के खिलाफ मिसाल उठा दी। उन सब ने गैंगस्टर अक्कू यादव के खिलाफ मशाल उठा ली। लोगों का गुस्सा और भीड़ का आक्रोश देखकर अक्कू यादव वहां से अपने गिरोह के साथ भाग निकला। भीड़ ने उसके घर को आग लगा दी। अक्कू यादव ये सब देखकर फौरन इलाकाई पुलिस की तरफ मदद मांगने के लिए भागा। जब उसे कोई और रास्ता नहीं सूझा तो उसने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया ताकि वो भीड़ इलाके के लोगों से बच सके। अदालत में पेशी 13 अगस्त 2004। वो 13 अगस्त का दिन था। अक्कू यादव जब पुलिस की अभिरक्षा में था, वो अदालत से स्थायी सुरक्षा की मांग करना चाहता था। लिहाजा उस दिन उसकी अदालत में पेशी होनी थी। पुलिस भारी सुरक्षा के बीच उसे नागपुर की जिला अदालत में लेकर आ रही थी। कोर्ट नंबर 7 में आरोपी की पेशी होनी थी। यह बात पूरे शहर की महिलाओं को पता थी, इसलिए उस दिन कोर्ट परिसर महिलाओं से खचाखच भरा हुआ था। पुलिस भारी भीड़ के बीच उस दरिंदे को लेकर अदालत में पहुंची। जैसे ही पुलिस अक्कू यादव को लेकर कोर्ट नंबर 7 में दाखिल हुई, तभी अचानक वहां मौजूद महिलाओं के एक समूह ने अक्कू यादव पर हमला बोल दिया। उसके चेहरे पर लाल मिर्च का पाउडर फेंक दिया। उसके जिस्म पर महिलाओं ने चाकू और पत्थरों से वार किए। वो महिलाओं की भीड़ के बीच में नजर भी नहीं आ रहा था। अदालत में यह मंजर देखकर जज साहब भी खौफजदा हो गए। इससे पहले कोई कुछ समझ पाता, किसी ने अक्कू का प्राइवेट पार्ट काटकर उसके जिस्म से अलग कर दिया। कुछ देर बाद अक्कू की आवाज आना भी बंद हो गई। पुलिस ने अदालत को चारों तरफ से घेर रखा था। मौके पर करीब 400 महिलाएं मौजूद थी। अदालत में बने विटनेस बॉक्स के पास एक आदमी खून से लहूलुहान हालत में पड़ा था, जिसकी सांसें थम चुकी थी और जिस्म ठंडा पड़ चुका था। खून से उसके सफेद बाल भी लाल हो चुके थे। अदालत में अक्कू का कत्ल हो चुका तो वहां मौजूद सभी महिलाओं ने जज से कहा कि उन सब ने मिलकर वैश्य दरिंदे अक्कू को मारा है और अब उन्हें गिरफ्तार कर लें। क्योंकि सभी महिलाओं ने हत्या की जिम्मेदारी ली थी, तो पुलिस ने कुछ महिलाओं को मौका वारदात से गिरफ्तार कर लिया था। आखिर अक्कू यादव का अंत भी उसके अपराधों की तरह ही हुआ। दरिंदे अक्कू यादव की हत्या के आरोप में पुलिस ने 400 महिलाओं पर केस दर्ज किया था। कोर्ट में कुछ दिनों तक केस चलने के बाद सभी महिलाओं को बरी कर दिया गया। वही कोलकाता रेप मर्डर केस को लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का पहला बयान आया है, जिन्होंने कहा कि मैं घटना को लेकर निराश और डरी हुई हूं। ऐसी घटना को भूल जाना समाज की खराब आदत है। उन्होंने आगे कहा कि जब स्टूडेंट्स
डॉक्टर्स और नागरिक कोलकाता में प्रोटेस्ट कर रहे थे तो अपराधी दूसरी जगह पर शिकार खोज रहे थे। कोई भी सभ्य समाज अपनी बेटियों और बहनों पर इस तरह के अत्याचारों की इजाजत नहीं दे सकता। देश के लोगों का गुस्सा जायज है, मैं भी गुस्से में हूं। राष्ट्रपति के इस बयान पर राजनीति शुरू हो गई है, लेकिन अपराध पर राजनीति करने की बजाय हमें मिलकर समाज और राष्ट्र को एक साथ होने की आवश्यकता है। नारी सर्वत्र पूज्यते का संदेश देने वाले इस देश में हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं है। रक्षाबंधन पर हम अपनी बहनों को तो रक्षा का वचन देते हैं, लेकिन दूसरों की बहन के लिए मेहमान बन जाते हैं। ये एक बड़ा सवाल है, समाज को जरूरत है इस पर विचार करने की। इन कहानियों का मकसद आपको डराना नहीं, बल्कि समाज को रूबरू कराना है हम किस दिशा में जा रहे हैं। फिर लौटूंगा एक नई कहानी लेकर, तब तक अपना ख्याल रखिए।